हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब मेरे वीडियोस पर इतने कम व्यूज़ आते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड करने का मन ही नहीं करता। मुझे ये देखकर दुख होता है कि यूट्यूब पर काल्पनिक कहानियाँ सुनाने वालों के पास ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रीच मिलती है, लेकिन जो इंसान रियल स्टोरीज़ लेकर आता है या बिल्कुल रिसर्च बेस्ड किसी घटना पर आपको जानकारी देता है, उसकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। इसलिए मेरा वीडियो अपलोड करने का मन नहीं करता है। खैर, वीडियो अपलोड नहीं करूँगा तो चैनल डेड हो जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो ये सब छोड़कर आज की स्टोरीज़ पर आते हैं। पर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है। मैंने अपने दूसरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया है उसका टाइटल है द फॉल्कन लेक इंसिडेंट। द फॉल्कन लेक इंसिडेंट कनाडा देश में घटी यूएफओ से जुड़ी सबसे बड़ी घटना है। ये घटना यूएफओ से जुड़ी एक बिल्कुल रियल और डॉक्यूमेंटेड घटना है। अपने वीडियो में मैंने इस घटना की बिल्कुल सटीक जानकारी दी है और साथ ही मैंने अपने वीडियो में इस घटना से जुड़ी कुछ रियल फ़ोटोज़ भी दिखाई हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। मेरे दूसरे चैनल के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब आते हैं अपनी आज की पहली हॉरर स्टोरी पर। आज जो पहली रियल हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मध्य प्रदेश से साकेत जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम साकेत सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने वाला हूँ। ये घटना हमारे साथ आज से 8 साल पहले हुई थी। दरअसल आज से 8 साल पहले एक बार मैं और मेरे 3 दोस्त, जिनके नाम रवि, सूरज और अभिजीत हैं, हम तीनों लोग रात के समय थिएटर में मूवी देखने गए थे। हम लोगों ने रात को 9 से 12 वाले शो का टिकट लिया था। उस समय हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए हमें देर रात तक जागने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि छुट्टियों की वजह से हमें सुबह कॉलेज जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर, फिर मूवी देखने के लिए मैं और मेरे तीनों दोस्त रात को 9 बजे थिएटर चले गए। फिर रात को 12 बजे मूवी ख़त्म होने के बाद हम चारों दोस्त थिएटर से वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। हम लोग पैदल ही थिएटर से अपने घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि थिएटर से हमारा घर सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। हम चारों दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हुए घर की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक उस पूरे इलाके की लाइट चली गई। लाइट के जाते ही वहाँ चारों तरफ अंधेरा हो गया। खैर, अंधेरे से हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि हम 4 लोग थे और हम चारों लोग कॉलेज जाने वाले लड़के थे। हम चारों दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि तभी मेरे दोस्त सूरज ने मेरे पास आकर बहुत ही धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए मुझसे कहा कि भाई, हम 4 लोग ही मूवी देखने गए थे, लेकिन इस समय हम 4 नहीं बल्कि 5 लोग वापस घर जा रहे हैं। सूरज की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों पर नज़र घुमाई तब मैंने देखा कि सच में उस समय हम 4 नहीं बल्कि 5 लोग थे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। मैं सोच रहा था कि आखिर हमारे साथ चल रहा वो 5वां शख्स कौन है। लाइट चले जाने की वजह से वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं अपने दोस्तों को ठीक से देख नहीं पा रहा था। इसीलिए मैंने अपने मोबाइल की फ़्लैशलाइट जला ली और फ़्लैशलाइट की रोशनी में मैं अपने सभी दोस्तों के चेहरे देखने लगा। मेरे फ़्लैशलाइट जलाते ही अभिजीत और रवि मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ यार, हमारे चेहरे पर ये लाइट क्यों मार रहे हो। मेरे दोस्तों ने मुझसे इतना बोला ही था कि तभी मैंने अपनी फ़्लैशलाइट से उस 5वें शख्स के चेहरे पर भी रोशनी कर दी। लेकिन हैरानी की बात थी कि फ़्लैशलाइट की रोशनी पड़ने के बाद भी उस 5वें शख्स का चेहरा बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। फिर जब मैंने उस शख्स के पूरे शरीर पर रोशनी की तब मुझे पता चला कि उस शख्स का सिर्फ चेहरा ही काला नहीं है, बल्कि वो शख्स ही पूरी तरह से काले धुएं से बना हुआ है। वो शख्स, या कहें कि वो चीज़, किसी काले इंसानी साए जैसा था। उस इंसानी साए को मेरे साथ साथ मेरे तीनों दोस्तों ने भी देखा था। फिर जैसे ही हमने उस इंसानी साए को देखा, वैसे ही डर के मारे हम सभी दोस्त भागने लगे। भागते समय जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो काला इंसानी साया अपनी जगह पर ही खड़ा होकर हमें भागते हुए देख रहा था। फिर जब हम लोग भागते हुए अपने घर पहुँचे तब सूरज ने हम सबको बताया कि उसे काफ़ी देर से ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे साथ कोई और भी चल रहा है,
लेकिन डर के मारे वो ये बात हमसे कह नहीं पा रहा था। लेकिन जब उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया, तब उसने धीमी आवाज़ में ये बात मुझसे बता दी। उस साए को देखकर हम सभी दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे, और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये है कि हम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो साया हमारे साथ कब से था। खैर, इस घटना के बाद हमने देर रात को घूमना बंद कर दिया, और वो काला इंसानी साया भी दोबारा हमें कभी दिखाई नहीं दिया। मेरा नाम भारत जाधव है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, और आज मैं आपको मेरे चाचा जी के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना मेरे चाचा जी के साथ साल 2003 में महाराष्ट्र के कोंकण नाम के इलाके में हुई थी। महाराष्ट्र का कोंकण एक पहाड़ी इलाका है जो कि ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। हरा भरा होने की वजह से ये इलाका बहुत ही सुंदर भी है। खैर, अब मैं आपको वो भयानक घटना बताता हूँ जो कि मेरे चाचा जी के साथ हुई थी। तो ये बात साल 2003 की है। तब मेरे चाचा जी काफ़ी जवान थे। तो उसी समय की बात है, तब एक बार मेरे चाचा जी अपने दो दोस्तों के साथ कोंकण के पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे। मेरे चाचा जी के एक दोस्त के पास कार थी, और वो तीनों लोग उसी कार से कोंकण के पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे। मेरे चाचा जी और उनके दोस्त कार में अपने साथ शराब और खाने का सामान भी लेकर गए थे। उन लोगों का प्लान था कि वो रात को देर तक अपनी कार से कोंकण के पहाड़ी इलाकों में घूमेंगे, और फिर रात को कहीं रुककर वो सब पार्टी करेंगे। तो मेरे चाचा जी और उनके दोनों दोस्त खाने पीने का सामान लेकर कार से कोंकण के पहाड़ी इलाके की तरफ निकल गए। वो लोग शाम को 7 बजे घूमने निकले थे, और फिर घूमते घूमते उनको रात के 11 बज गए। फिर 11 बजे उन लोगों ने कार को एक सड़क के किनारे रोक दिया। सड़क किनारे कार रोकने के बाद चाचा जी और उनके दोनों दोस्त कार के अंदर ही बैठकर शराब पीने लगे। जिस जगह पर उन लोगों ने कार रोकी थी, उसके बगल में ही एक बहुत घना जंगल था। खैर, फिर कार रोकने के बाद मेरे चाचा जी और उनके दोनों दोस्त मज़े से शराब पीने लगे। फिर जब वो सब शराब पी रहे थे, तभी अचानक उनको कई लोगों के एक साथ गाने बजाने की आवाज़ आने लगी। गाने बजाने की वो आवाज़ बहुत ही अजीब और भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ लोगों का एक झुंड ढोल नगाड़ा बजाते हुए किसी अजीब सी भाषा में कोई गाना गा रहा हो। गाने की वो आवाज़ सड़क के पास वाले जंगल से आ रही थी, और उस आवाज़ को सुनकर मेरे चाचा जी और उनके दोनों दोस्त बहुत हैरान रह गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को कौन लोग इस जंगल में गाना बजाना कर रहे हैं। फिर कुछ ही देर बाद मेरे चाचा जी और उनके दोस्तों ने देखा कि 8-10 लोगों का एक झुंड ढोल नगाड़ा बजाते हुए जंगल के पास से गुजर रहा है। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी तरह का जुलूस निकाल रहे हों। इतनी रात को ऐसे सुनसान जंगल के पास उन लोगों को ऐसे गाते बजाते देखकर मेरे चाचा जी और उनके दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन जो इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर गाना बजाना कर रहे हैं। मेरे चाचा और उनके दोस्त बहुत हैरानी से उन लोगों को गाते बजाते देख रहे थे कि तभी अचानक से वो सभी लोग अपनी जगह पर ही रुक गए, और रुकने के बाद वो सभी लोग पलटकर सीधे मेरे चाचा जी की तरफ देखने लगे। फिर जब उन लोगों ने अपना चेहरा मेरे चाचा जी की तरफ किया, तब मेरे चाचा जी ने देखा कि जंगल में मौजूद उन सभी लोगों की आंखें बिल्कुल सफ़ेद रंग से चमक रही हैं। उस समय वहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए मेरे चाचा जी उन लोगों के चेहरे नहीं देख पाए, लेकिन उन लोगों की सफ़ेद चमकदार आंखें अंधेरे में भी चाचा जी को साफ साफ दिखाई दे रही थीं। मेरे चाचा जी के साथ साथ उनके दोस्तों ने भी उन लोगों की चमकदार आंखों को देखा था। उस समय वहाँ पर अचानक से एकदम सन्नाटा फैल गया था। फिर कुछ देर तक वो भयानक लोग मेरे चाचा जी की तरफ देखते रहे, और उसके बाद वो सभी लोग अचानक से गायब हो गए। उन लोगों को ऐसे गायब हुआ देखकर मेरे चाचा जी और उनके दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसके बाद मेरे चाचा जी और उनके दोस्त तुरंत ही अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गए। इस घटना के बाद मेरे चाचा जी और उनके दोनों दोस्तों को कई दिन तक बहुत तेज़ बुखार भी आया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो सब ठीक भी हो गए थे। ये घटना मुझे मेरे चाचा जी ने ही बताई थी, और उन्होंने मुझे ये भी बताया था
कि जंगल में जिन चमकती आँखों वाले लोगों को हमने देखा था वो कुछ और नहीं बल्कि उसी जंगल में रहने वाले प्रेत थे। और जिस अजीब भाषा में वो प्रेत गाना गा रहे थे वो भाषा भी प्रेतों की भाषा थी, जो कि हम इंसानों की किसी भी भाषा से बिल्कुल अलग होती है। मेरा नाम विनय गुप्ता है। मैं बिहार राज्य के पटना शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तो नहीं, लेकिन ये घटना मेरे सामने ज़रूर हुई थी। ये घटना मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो ये बात उस समय की है जब मैं 12 साल का था। फ़िलहाल मैं 25 साल का हूँ। तो जब मैं 12 साल का था तब एक बार मेरी बुआ, जो कि लखनऊ में रहती हैं, वो अपनी बेटी को लेकर हमारे घर पटना आई थी। मेरी बुआ की बेटी का नाम रिंकी है और जिस समय यह घटना हुई थी उस समय वो सिर्फ 5 साल की थी। तो बात यह है कि जब मेरी बुआ अपनी बेटी रिंकी को लेकर हमारे घर आई तब कुछ दिनों बाद ही मेरी दादी रोज़ शाम के समय रिंकी को लेकर बाहर घूमने जाती थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मेरी दादी ने शाम के समय रिंकी को घुमाने ले जाना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पड़ोस के एक घर में एक जवान लड़की की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। दरअसल हमारे पड़ोस में रहने वाली वो लड़की जन्म से ही पैरालाइज्ड थी, यानी कि उसके पूरे शरीर को लकवा मारा हुआ था, जिस वजह से वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाती थी। इससे भी बुरी बात तो ये थी कि उस लड़की के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसके माँ बाप की भी मौत हो गई थी। उस लड़की का एक बड़ा भाई भी था जिसने उसको बचपन से पाला पोसा था। लेकिन जब उस लड़की के भाई की शादी हो गई तब उसकी बीवी उस लड़के की पैरालाइज्ड बहन को बहुत टॉर्चर करने लगी। उस पैरालाइज्ड लड़की की भाभी उसको बहुत मारती पीटती थी और साथ ही वो उसको कई दिनों तक खाना भी नहीं देती थी। इन्हीं सब वजहों से वो लड़की बहुत कमज़ोर हो गई थी और इसी तरह टॉर्चर सहते सहते एक दिन उसकी मौत हो गई। उस लड़की की मौत के बाद से ही मेरी दादी ने रिंकी को बाहर ले जाना बंद कर दिया था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मेरी बुआ को कोई ज़रूरी सामान लेने बाज़ार जाना था। तब हम चारों लोग, यानी कि मैं, मेरी बुआ, उनकी बेटी और मेरी दादी, हम सब साथ में बाज़ार गए थे। फिर शाम को 7:30 बजे हम सब बाज़ार से वापस घर लौटने लगे। बाज़ार से लौटते समय हम सभी लोग बहुत थके हुए थे। फिर जब हम लोग पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक रिंकी भागते हुए एक घर के पास चली गई। वो उस घर के मेन गेट के पास खड़ी होकर उस घर के अंदर देख रही थी। फिर मैं भी भागता हुआ उसके पीछे गया और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरे इतना पूछने के बाद भी रिंकी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी बुआ और दादी भी उस घर के पास आ गईं। उस घर के पास आकर मेरी दादी ने रिंकी से कहा कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर चलते हैं। मेरी दादी के इतना कहने के बाद भी रिंकी ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो तो बस उस घर के अंदर देखकर मुस्कुराए जा रही थी। फिर मेरी दादी ने मुझसे कहा कि तुम इसको उठाकर गोद में ले लो और घर की तरफ चलो। तब दादी की बात मानकर मैं रिंकी को उठाने लगा। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी रिंकी को उठा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई हो। फिर जब मैं रिंकी को नहीं उठा पाया तब मेरी बुआ और दादी मिलकर उसको उठाने की कोशिश करने लगीं। लेकिन दोनों के साथ मिलकर ताकत लगाने के बाद भी रिंकी अपनी जगह से हिली तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत ताकत के साथ रिंकी को पकड़ रखा हो। फिर मेरी दादी ने रिंकी को उठाने की जगह उसका हाथ पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। मेरी दादी रिंकी को खींचते हुए उस घर से दूर ले आई और जैसे ही रिंकी उस घर से दूर आई वैसे ही मेरी दादी ने उसको गोद में उठा लिया। पता नहीं कैसे मेरी दादी को ये बात मालूम थी कि उस घर से दूर होते ही रिंकी ठीक हो जाएगी। खैर, इसके बाद हम सब रिंकी को लेकर अपने घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद भी ना जाने क्यों मेरी दादी इस घटना से बहुत डरी हुई थी। फिर घर आकर दादी ने रिंकी से पूछा कि बेटा, ये बताओ तुम उस घर के पास क्या करने गई थी। तब दादी की बात का जवाब देते हुए रिंकी ने जो कहा उसे सुनकर दादी बहुत ज़्यादा डर गई। दरअसल दादी के पूछने पर रिंकी ने बताया कि उस घर में एक बहुत सुंदर सी लड़की थी जो उसको अपने साथ खेलने के लिए उस घर के अंदर बुला रही थी। रिंकी ने हमें ये भी बताया था
कि वो लड़की उम्र में बड़ी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रिंकी की ये बात सुनकर मेरी दादी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि जिस घर में रिंकी ने उस लड़की को देखा था वो घर वही था जहाँ पर कुछ दिनों पहले एक पैरालाइज्ड लड़की की मौत हुई थी। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वो लड़की सिर्फ रिंकी को ही दिखाई दी थी। ना तो वो लड़की मुझे दिखाई दी थी, ना मेरी बुआ को, और ना ही मेरी दादी को। इस घटना से मेरी बुआ जी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। खैर, इसके बाद मेरी दादी ने एक पंडित जी को घर बुलाकर उनको पूरी घटना बता दी। तब सारी बात सुनकर पंडित जी ने दादी से कहा कि ठीक है माता जी, मैं रात को पूजा का कुछ सामान लेकर आता हूँ और उसके बाद मैं एक पूजा करके ये परेशानी सही कर दूँगा। फिर उसी रोज़ रात को वो पंडित जी पूजा का सामान लेकर हमारे घर आए। इसके बाद उन पंडित जी ने हमारे घर में पूजा करनी शुरू कर दी। फिर कुछ देर पूजा करने के बाद पंडित जी ने मेरी दादी से कहा कि आपने अपने घर में कुछ करा रखा है क्या? पंडित जी की इस बात पर मेरी दादी ने कहा कि हाँ, दरअसल बहुत साल पहले हमने एक साधु बाबा से अपने घर को बंधवा लिया था ताकि कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर के अंदर ना आ सके। इसके बाद दादी ने पंडित जी से पूछा कि आखिर आपको ये कैसे पता चला कि हमने अपने घर में कुछ करवाया है? तब दादी की बात पर उन पंडित जी ने कहा कि दरअसल मैंने मंत्रों की शक्ति से उस लड़की की आत्मा को यहाँ आपके घर में बुलाया था। यहाँ बुलाकर मैं उस आत्मा से पूछना चाहता था कि आखिर वो आपकी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन वो आत्मा आपके घर के अंदर नहीं आ पा रही है। इसीलिए मैं समझ गया कि आपके घर को मंत्रों से बांधा गया है। इतना बोलने के बाद पंडित जी ने हमें बताया कि वो उस आत्मा को बिना हमारे घर में बुलाए भी उससे हमारा पीछा छुड़वा सकते हैं। पंडित जी के ऐसा बोलने पर मेरी दादी ने भी कह दिया कि पंडित जी, आप कैसे भी करके उस आत्मा से हमारा पीछा छुड़वाइए। इसके बाद पंडित जी ने हमारे घर में एक पूजा करी और पूजा करने के बाद उन्होंने हम लोगों से कहा कि अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो आत्मा आपके घर के किसी भी सदस्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना बोलकर पंडित जी वहाँ से चले गए। फिर उस दिन के बाद दोबारा कभी भी वो लड़की रिंकी को दिखाई नहीं दी। ये घटना बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरी बुआ की बेटी के साथ हुई थी, और इस पूरी घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँ। वैसे जब वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ और मेरा वीडियो डालने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी जब मेहनत का फल नहीं मिलता है तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन यही तो बात है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो डालता रहूँगा। वैसे आप मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि उस पर मैंने फेस कैम वीडियो बनाया है और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रियल डॉक्यूमेंटेड घटना के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को सच्ची रहस्यमय घटनाओं में इंटरेस्ट है उन्हें वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और जल्दी मैं अपने सेकंड चैनल पर एक और रियल मिस्टीरियस इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।